नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बहुत सी परीक्षाएं अभी सर पे हैं। उनमें यूपीएसआई मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप आईएएस पीसीएस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके पहले एक छोटी नौकरी लेकर के अपने आप को सुरक्षित कर लें, कम से कम आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण में खास करके इस प्रकार की परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई या आरओ वगैरह, तो उसमें एक टॉपिक है दोस्तों, हिंदी बोलियों का विकास। और ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को जानने समझने के लिए आपको 2-3 बातों को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमेशा जहन में बात रहेगी, तो तैयार भी रखेंगे। जब भी कोई प्रश्न आएगा उसका उत्तर कर ले जाएंगे। दोस्तों, पहली बात कि जो हिंदी भाषा है वो बोलियों का समुदाय है। किसका समुदाय है दोस्तों? या बोलियों का उसे समूह कहिए। जो दूसरी बात है कि हिंदी भाषा का विकास एक सुदीर्घ काल में हुआ है, यानी हिंदी का विकास जो है एक ऐतिहासिक विकास रहा है। और जो तीसरी बात है कि कोई भी भाषा अचानक विकसित नहीं होती, ना अचानक जन्म लेती है, और ना ही तो अचानक वह मरती है। अचानक उसका अवसान भी नहीं होता है, वह मरती भी नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदी का विकास भी एक ऐसे ही सुदीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम रहा है। यदि गौर किया जाए तो हिंदी भाषा का विकास आर्य भाषा का विकास है। थोड़ा इसको और डिटेल में अगर देखने की कोशिश करें तो भाषाविदों ने यह माना कि भारोपीय भाषा परिवार से ही, नाम आपने सुना होगा, भारोपीय भाषा परिवार, इसी से दोस्तों भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ। यह भाषाविदों की मान्यता है। और ईरान शब्द ऐसे भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि भारत में जो आर्य थे वो मिडिल ईस्ट से आए, ईरान वगैरह क्षेत्रों से आए। ये जो ईरान शब्द है वो बिगड़ा होगा तो देखिए कैसे बना होगा, ईरान, आर्यन, आर्य, इसी से आर्यन और आर्य जैसे शब्द बने होंगे। तो यह माना गया कि भारत ईरानी भाषा परिवार से ही आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। भारत में कुल 4 भाषा परिवारों की चर्चा की जाती है। आर्य भाषा परिवार, दूसरे पर देखें तो द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरे पर देखें तो कोल आस्ट्रिक परिवार। कोल आस्ट्रिक में संथाल परगना में बोली जाने वाली बोलियां जैसे मुंडा, हो, संथाल, उरांव। द्रविड़ में आप जानते हैं दक्षिण भारत की 4 भाषाएं हैं,
तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। और चौथे नंबर पर अगर रखा जाए तो तिब्बत बर्मी परिवार। इस तिब्बत बर्मी परिवार में 7 सिस्टर्स, आजकल तो उसमें एक 8वां भी जुड़ गया। तो जो सिक्किमी है, मणिपुरी है, मिजो है, नागा भाषा है, वो तिब्बत बर्मी भाषा परिवार में। समझिए, भारत में 4 भाषा परिवार है। आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, कोल आस्ट्रिक भाषा परिवार, तिब्बत बर्मी परिवार। ये जो आर्य भाषा है, इसका जन्म दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार, उससे भारत ईरानी भाषा परिवार, और भारत ईरानी से ही भारतीय आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। यह माना गया कि आर्य भाषा परिवार 3 चरणों में विकसित हुआ। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। फिर से सुनिए, भारोपीय भाषा परिवार से भारत ईरानी भाषा परिवार, भारत ईरानी से आर्य भाषा परिवार, और यह आर्य भाषा परिवार दोस्तों 3 चरणों में विकसित हुआ। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। प्राचीन आर्य भाषा परिवार में 2 भाषाओं को रखा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। किसे किसे रखा गया? वैदिक संस्कृत को ही छांस या छांदस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों की छंदमयी भाषा के रूप में इसका प्रयोग हुआ। कोई भी भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में बनती है। और 1-2 बात और याद रखिएगा, भाषा बिगड़ करके बोली बनती है और बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। मतलब वैदिक संस्कृत जब बिगड़ी होगी तो दोस्तों लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ होगा। पाणिनि, पतंजलि, ये जो भी रचनाकार थे, वाल्मीकि, ये सब लौकिक संस्कृत में लिख रहे थे। यानी वेदों की जो संस्कृत थी वो जब बिगड़ गई, थोड़ी सहज हुई, तो उसे लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। यह माना गया कि वैदिक संस्कृत लगभग 2500 बीसी या 2000 बीसी, 2000 ईसा पूर्व से इसके अस्तित्व को आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत आप 2000 बीसी। और लौकिक संस्कृत की शुरुआत यदि माने या यूं कहें कि यह लौकिक संस्कृत कब तक रही होगी, तो यह माना गया कि 500 बीसी तक लौकिक संस्कृत रही, 500 ईसा पूर्व तक। उसके पश्चात दोस्तों ये लौकिक संस्कृत और सहज हुई। और ठीक देखिए, यही काल था जब बौद्ध काल विकसित हो रहा था। गौतम बुद्ध का प्रभाव आप देख सकते हैं 6th सेंचुरी बीसी में। इसी समय मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार में 4 भाषाओं को रखा गया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट को।
ये ट के नीचे एक और ट है, या ठ भी लिख सकते हैं, अवहट भी। मतलब बड़ा साफ है कि वैदिक संस्कृत बिगड़ी तो लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बिगड़ने से दोस्तों पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली का जन्म 500 BC में ही हुआ। आप जीएस में खूब पढ़ते हैं कि पाली का अर्थ क्या होता है, तो पाली का अर्थ पंक्तिबद्ध भाषा। कैसी पंक्ति? तो यह माना गया कि गौतम बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पंक्तिबद्ध लोगों को, भाई उपदेश सुनने के लिए लोग पंक्ति में ही बैठते हैं, तो उन्हें उपदेश या प्रवचन देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वह पाली कहलाई। अब सवाल है कि ये पाली आई कहाँ से? तो गौतम बुद्ध ने, याद रखिए, शोषितों पीड़ितों को उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने समाज में जो भी अत्याचार का दंश झेल रहे थे, यानी कम पढ़े लिखे सहज लोगों को अपना संदेश दिया था। ये सब हम लोग पढ़ते आए। अब इसका एक मतलब हुआ कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो भाषा होगी वो सहज होगी। और याद रखिए, भाषा कोई ऊपर से टपकती नहीं है, भाषा को व्यक्ति स्वयं जन्म देता है, इसलिए भाषा यादृच्छिक होती है, मनुष्य की इच्छा से बनती है। पाली भी कोई ऊपर से नहीं टपकी थी, बल्कि संस्कृत को जब आम आदमी ठीक ठीक नहीं बोल पाया, यानी कहा जाए तो संस्कृत के ही सहज बिगड़े रूप का नाम पाली था। कैसे? यदि संस्कृत में कर्म था तो छोटा बच्चा कर्म को क्या बोलेगा? कम। देखिए, पाली में कम। संस्कृत में धर्म था तो पाली में धम्म। कितना आसान है देखिए दोस्तों। ऐसे ही ब्राह्मण शब्द बामण, समझिए, भविष्यत शब्द भविष्यत, अरे हाँ या ना, दोहा दूहा हो गया, कथा कहा हो गया। मतलब पाली संस्कृत के विकृत रूप का नाम है, सहज रूप का नाम है। 500 ईस्वी में, यानी गौतम बुद्ध और जैन के इर्द गिर्द पाली का विकास हुआ। प्राकृत 1 ईस्वी में लगभग 1 AD में अस्तित्व में आई। अब इसको थोड़ा सा और आसानी से समझिए। कहते हैं कि संस्कृत जब बिगड़ी तो प्राकृत का जन्म हुआ। प्राकृत शब्द प्रकृति से बना, नेचर से बना, स्वभाव से बना है। भाई स्वाभाविक बोली। जब हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं, घर से बाहर कहीं ऑफिस दफ्तर या किसी के यहाँ मेहमान बन के, तो खूब सज संवर के जाते हैं, है ना, संस्कार के तहत जाते हैं। तो संस्कार से ही संस्कृत बनी है, यानी संस्कृत भाषा संस्कारों की भाषा है, सजी संवरी व्याकरण निष्ठ है, समझिए। लेकिन प्राकृत का अर्थ क्या? घर में जब हम होते हैं, कहीं जाना नहीं होता है, तो अपने प्राकृत दशा में होते हैं, स्वाभाविक दशा में होते हैं, जैसे मन वैसे होते हैं भाई, हाँ या ना। बाल बिखरे हैं, कोई बात नहीं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। तो संस्कृत जब सहज स्वाभाविक हुई तो प्राकृत कहलाई। पहली बार संस्कृत बिगड़ी तो पाली, दूसरी बार बिगड़ी प्राकृत। बार बार बिगड़ने से अपभ्रंश, भ्रंश का अर्थ टूट फूट, अप यानी बुरी तरह। किसी शब्द में अप लगा दीजिए तो क्या मतलब होगा? बुरी तरह। तो ये जो अपभ्रंश है वो संस्कृत के बार बार बिगड़ने से आई। पहली बार बिगड़ी, स्वाभाविक हुई, पाली। दूसरी बार बिगड़ी, प्राकृत। तीसरी बार बिगड़ी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश भी जब और बिगड़ गई तो अवहट के नाम से जानती। अब थोड़ा और, संस्कृत पहली बार बिगड़ी, पाली। इसीलिए दोस्तों पाली का एक नाम याद रखिएगा, प्रथम प्राकृत।
क्या नाम? प्रथम प्राकृत। प्राकृत दूसरी बार बिगड़ने के कारण इसीलिए द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश तीसरी बार बिगड़ने के कारण तृतीय प्राकृत, और अवहट ठीक अपभ्रंश के बाद बिगड़ करके आई, इसीलिए अवहट को परवर्ती अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद की भाषा। तो फिर से सुनिए, भारोपीय भाषा से भारत ईरानी भाषा परिवार, भारत ईरानी भाषा परिवार से आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा 3 चरणों में विकसित हुई। प्राचीन आर्य भाषा जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषा जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। पाली कुछ और नहीं, संस्कृत से बिगड़ के बनी। पाली और बिगड़ी तो प्राकृत कहलाई, और सहज हुई अपभ्रंश, इसलिए स्वाभाविक होती गई बिगड़ करके। संस्कृत पहली बार बिगड़ी तो पाली, इसलिए प्रथम प्राकृत। दूसरी बार बिगड़ी तो प्राकृत, इसलिए द्वितीय प्राकृत। तीसरी बार बिगड़ी तो अपभ्रंश, इसलिए तृतीय प्राकृत। और अपभ्रंश के बिगड़ने से भी अवहट। दोस्तों, अवहट से ही हिंदी की बोलियां जन्मी। क्या जन्मी? हिंदी की बोलियां। इन्हीं हिंदी की बोलियों को आधुनिक आर्य भाषा कहते हैं। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत है, वैदिक और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और आधुनिक आर्य भाषा कुछ और नहीं, हिंदी की बोलियां हैं। क्या क्या हैं? जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, खड़ी बोली, हरियाणी, मेवाती, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सभी बोलियां मिलकर हिंदी भाषा को जन्म देती हैं। इसलिए हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। और कितने चरण हैं आर्य भाषा के? 3। प्राचीन संस्कृत, वैदिक, लौकिक। मध्यकालीन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और आधुनिक आर्य भाषा जिसमें आप देखते हैं हिंदी की बोलियों को। दोस्तों, अब इन्हें हमें विस्तार से एक एक करके समझना है, खूब इत्मीनान से। तो आइए देखते हैं एक एक बात को। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वास्तव में इसका नाम हिंदी बोलियों का विकास है। और आप देखेंगे कि ये आईएएस की परीक्षा में भी है, हिंदी साहित्य की मुख्य परीक्षा में, पीसीएस में भी है। और जो लोग छोटी परीक्षाएं, वनडे टाइप की परीक्षाएं दे रहे हैं, एसआई वगैरह, उसमें भी है। आरओ में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। इसका आयाम बहुत ही व्यापक है, इससे कई मुद्दे बनते हैं। एक तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन आर्य भाषा में कौन सी 2 भाषाएं रही हैं? तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन सी 4 भाषाएं? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और आधुनिक आर्य भाषा में क्या? तो हिंदी की बोलियां। आपसे और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे तृतीय प्राकृत किसे नाम दिया गया? तो आइए अब इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि विचार किया जाए तो हिंदी का विकास या हिंदी बोलियों का विकास एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में हुआ। उस प्रक्रिया को हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि कैसे भारोपीय भाषा परिवार से भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ, और फिर भारतीय आर्य भाषा यानी आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। और उसके उपरांत आप देख रहे हैं कि आर्य भाषा के 3 वर्गीकरण किए गए। दोस्तों, अब ये देखा जाए कि आर्य भाषा का भी विकास किस प्रकार हुआ और कैसे ये बोलियां बनी, इनके जन्म का कारण क्या था। तो सबसे पहली बात
यदि हम लोग गौर करें तो देखेंगे कि वैदिक आर्य भाषा यानी वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म हुआ। दोस्तों, कोई भी भाषा बिगड़कर बोली बनती है और बोली विकसित होकर के भाषा बनती है। और बोली तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, किंतु जब वह भाषा बनती है तो उसका विस्तृत क्षेत्रों में, बृहद क्षेत्रों में प्रसार होता है। पाली से बिगड़ करके प्राकृत बना, किंतु यह प्राकृत लगभग पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में, यहाँ तक कि कहीं की कुछ हद तक पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी प्राकृत का प्रसार हुआ। कैसे? जो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा में प्राकृत गई उसे मागधी प्राकृत का नाम दिया गया। दोस्तों, जो मथुरा आदि क्षेत्रों में प्राकृत गई उसे शौरसेनी प्राकृत का नाम दिया गया। इसके अलावा जो राजस्थान में प्राकृत गई उसे राजस्थानी प्राकृत, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृत गई उसे खस प्राकृत, और जो सिंध आदि क्षेत्रों में गई उसे ब्राचड़ प्राकृत। ठीक पिछले साल जो एसआई की परीक्षा हुई थी, यानी पिछली बार, उसमें ये प्रश्न पूछा है, ब्राचड़ कहाँ बोली जाती है? सिंध क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिंध क्षेत्र में। और खस पहाड़ी क्षेत्रों में। दोस्तों, मगध और सुरसेन, सुरसेन यानी मथुरा, इसके बीच में एक और प्राकृत विकसित हुई। उस पर आधा मागधी का प्रभाव पड़ा और आधा सौरसेनी का, इसीलिए उसे अर्ध मागधी प्राकृत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अर्ध मागधी प्राकृत। यदि बात करें कि प्राकृत विकसित होकर के भाषा बनी और पूरे हिंदुस्तान में फैली, लेकिन फिर इसके बिगड़े उच्चारण से बोली का जन्म हुआ। यानी प्राकृत जब बिगड़ी, देखिए बहुत आसान है, संस्कृत बिगड़ी, लौकिक संस्कृत बनी, वैदिक संस्कृत बिगड़ी तो लौकिक संस्कृत बिगड़ी तो पाली, पाली बिगड़ी तो प्राकृत। भाषा दिनों दिन सहज होती जाती है, याद रखिएगा। मागधी प्राकृत यानी प्राकृत के बिगड़ने से भी अपभ्रंश का जन्म हुआ। अपभ्रंश का अर्थ है, भ्रंश यानी टूटी फूटी, अप यानी बुरी तरह। तो मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अर्ध मागधी प्राकृत से अर्ध मागधी अपभ्रंश का जन्म हुआ। देखिए, प्राकृत बिगड़ी तो अपभ्रंश का जन्म हुआ। शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश का जन्म हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश का। राजस्थानी प्राकृत से राजस्थानी अपभ्रंश का जन्म हुआ। खस प्राकृत से खस अपभ्रंश, याद रखिए पहाड़ी क्षेत्रों में यह अपभ्रंश बोली गई, खस पहाड़ी क्षेत्र। और ब्राचड़ प्राकृत से ब्राचड़ अपभ्रंश का जन्म हुआ। ये ब्राचड़ अपभ्रंश जाहिर सी बात है सिंध क्षेत्र में। दोस्तों,
वैदिक संस्कृत बिगड़ के लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बिगड़ी पाली, पाली बिगड़ी प्राकृत, प्राकृत बिगड़ी अपभ्रंश। किंतु फिर से जब अपभ्रंश भाषा बनी, कोई भी बोली चार कारणों से भाषा बनती है। यदि बोली का साहित्य विकसित हो जाए, यदि बोली का धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार हो, यदि बोली का व्याकरण विकसित हो जाए, और यदि वह बोली राजकाज से जुड़ जाए। तो अपभ्रंश भी साहित्यिक प्रसार से जुड़ी, उसका प्रशासनिक यानी राजकीय संरक्षण उसे प्राप्त हुआ, उसमें व्याकरण की रचना की गई। यदि आपने अपभ्रंश व्याकरण का नाम सुना है, हेमचंद्र ने लिखा शब्दानुशासन, प्राकृतानुशासन। दोस्तों, अपभ्रंश जब भाषा बनी तो आम आदमी के लिए कठिन हुई, और आम आदमी ने फिर से इसका बिगड़ा उच्चारण शुरू किया। जहाँ जहाँ अपभ्रंश के बिगड़े उच्चारण शुरू हुए, वहाँ उन सभी क्षेत्रों में इसके बिगड़े या विकृत रूपों से, या देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में अपभ्रंश के जो भी बिगड़े उच्चारण शुरू हुए, मान लीजिए ब्राह्मण क्षेत्र में कुछ और, खस क्षेत्र में कुछ और, राजस्थान क्षेत्र में, सुरसेन क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपभ्रंश के जो बिगड़े रूप उच्चारित हुए, उन सभी बिगड़े रूपों को समुच्चय अर्थ में, सामूहिक अर्थ में अवहट नाम दिया गया। याद रखिए, अवहट कोई एक भाषा नहीं, या अवहट कोई एक बोली नहीं है, बल्कि अपभ्रंश के अलग अलग क्षेत्रों में विकृत रूपों का सामूहिक नाम है। बोलिए, हिंदी बोलियों का समुदाय है, तो अवहट अपभ्रंश के बिगड़े रूपों का समुदाय है। अपभ्रंश के अलग अलग विकृत रूपों को ही अवहट कहा गया। दोस्तों, ये अवहट कुछ और नहीं, वास्तव में अपभ्रंश के बिगड़े रूप हैं। तो इन्हीं अपभ्रंश के बिगड़े रूपों से हिंदी की बोलियों का जन्म हुआ, देसी भाषाओं या लोक बोलियों का जन्म हुआ। यही लोक बोलियां या बोलियां आज हिंदी भाषा समुदाय को जन्म देती हैं। कैसे? तो मागधी अपभ्रंश से दोस्तों बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? बिहारी हिंदी का। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पश्चिमी हिंदी का। राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ। किस हिंदी का? खस अपभ्रंश से दोस्तों पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ, और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी हिंदी का जन्म हुआ। यही प्रश्न पिछले यूपीएसआई में पूछा गया था कि ब्राह्मण अपभ्रंश कहाँ बोली जाती है? सिंध में। फिर से जरा समझिए, अपभ्रंश जहाँ जहाँ फैल के, विस्तृत होके, विकसित होके पहुँची, भाषा बनी, उन सभी क्षेत्रों में अपभ्रंश के अलग अलग बिगड़े उच्चारण शुरू हुए। आप ऐसे समझिए, अंग्रेजी आज पूरे देखा जाए तो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्थापित है, वैश्विक भाषा में के रूप में, परंतु क्या अंग्रेजी का उच्चारण एक ही प्रकार से सभी जगह होता है? आप बिहार वालों को देखिए तो बिहार वालों की अंग्रेजी किसी खास प्रकार की उच्चारण अलग है। पूर्वी यूपी चले जाएं तो वहाँ अलग उच्चारण है। पश्चिमी यूपी चले जाएं, राजस्थान हरियाणा चले जाएं तो अंग्रेजी के उच्चारण अलग हैं, सकूल है, समाट है। समझिए, ऐसे बिहार चले जाएं तो वी नहीं वोल्केनो है, भल्चर है। पूर्वी यूपी आ जाएं तो टॉप नहीं टाप है, हॉस्टल नहीं हास्टल है, लॉक नहीं लाक है। उड़ीसा वगैरह में भी अंग्रेजी का अलग उच्चारण है, विच नहीं हु इच दी फास्ट क्लास। तो अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी के अलग अलग विकृत उच्चारण किए गए। उसी प्रकार अपभ्रंश के भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उच्चारण हुए। उन सभी अलग बिगड़े उच्चारण को एक साथ मिलाकर
अवहट नाम दिया गया। यह अवहट कुछ और नहीं, देसी बोलियों को जन्म देता है। यदि आप ध्यान दें विद्यापति पर, तो उन्होंने कहा था, देसिल बैना सब जग मीठा, तन तैसन जमपयो अवहट्ठा। उन्होंने मैथिली जैसी बोलियों को ही अवहट कहा था, देसी बोलियों को ही अवहट। तो अवहट देसी बोलियों या लोक बोलियों की उत्पत्ति का कारण है, यानी अपभ्रंश के बिगड़े रूपों से ही हिंदी की बोलियां जन्मी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी हिंदी का जन्म हुआ। दोस्तों, वास्तव में ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, इनको कहीं कोट कर लीजिएगा। ये हिंदी की क्या हैं? उपभाषाएं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है बड़ी परीक्षाओं में, IAS PCS के हिंदी साहित्य में, कि भाषा, उपभाषा, बोली और उपबोली तथा विभाषा का अंतर स्पष्ट करें। हिंदी के भौगोलिक वर्गीकरण, हिंदी बोलियों का समुदाय है। हिंदी के भौगोलिक वर्गीकरण को ही उपभाषा कहा गया। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, देखिए हिंदी का पूर्वी क्षेत्र, हिंदी का पश्चिमी क्षेत्र, हिंदी का राजस्थानी क्षेत्र, तो हिंदी के भौगोलिक वर्गीकरण को ही दोस्तों उपभाषा, ये हिंदी की उपभाषाएं रही हैं। यहाँ तक अगर बातें स्पष्ट हैं तो इन्हीं उपभाषाओं से दोस्तों बोलियाँ बनी। इनकी तस्वीरें लीजिए, फोटो खींचिए जल्दी से, देखिए फटाक से खींचिए। हो गया। तो दोस्तों, इन्हीं उपभाषाओं से हिंदी की बोलियां विकसित हुई। कैसे? आइए उनको भी देखते हैं। भाषाविदों ने माना कि जो बिहारी हिंदी है उसकी 3 बोलियां विकसित हुई, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां विकसित हुई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी, खड़ी बोली। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, पूर्वी राजस्थानी जिसे हम लोग जयपुरी ढूंढानी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी या जोधपुरी, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी। पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां विकसित हुई, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और उत्तर पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की बोलियां नेपाली गोरखाली, पूरब में बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है नेपाली गोरखाली। मध्यवर्ती पहाड़ी में भी 2 बोलियां बोली गई, कुमाऊनी, गढ़वाली। तो आइए जरा इनको बोर्ड पर देखें। दोस्तों, हिंदी की उपभाषाओं में बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का जन्म किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। और इसकी कितनी बोलियां रही हैं? 3 बोलियां। क्या क्या? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। याद रखिए, जो लोग SI की परीक्षा दे रहे हैं उनसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मैथिली के बड़े रचनाकार का नाम बताएं, क्योंकि आप में एक टॉपिक है साहित्य रचना, रचनाकार। तो मैथिली के विद्यापति आएंगे, हम लोग इस टॉपिक को ठीक इसके आगे देखेंगे। तो बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां? 3 बोलियां, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ऐसे ही दोस्तों, पूर्वी हिंदी, इसका जन्म किससे हुआ था? तो पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था।
क्यों इसे आधा मागधी अर्ध मागधी कहा गया? क्योंकि इस पर एक तरफ मागधी का आधा प्रभाव था, एक तरफ शौरसेनी का। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां विकसित हुई दोस्तों? 3। ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अवधी के 2 बड़े रचनाकारों के नाम बताएं। तो तुलसी जायसी आएंगे इस टॉपिक पर हम लोग दोस्तों। तीसरे नंबर पर देखें तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ था? शौरसेनी से। किस अपभ्रंश से हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। और इसकी कितनी बोलियां रही हैं? तो 5। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक और नाम क्या है? कौरवी। क्या नाम है खड़ी बोली का एक और नाम? कौरवी। पूछा जाएगा ब्रजभाषा के सबसे बड़े रचनाकारों में बताएं, तो सूरदास भक्ति काल के और रीति काल के बिहारी इसके बड़े रचनाकार। ऐसे तो कोई रचनाकार हैं, अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभाषा में लिख रहे थे और रीति काल के सभी कवि ब्रजभाषा में ही। दोस्तों यदि नंबर 4 पर देखें तो पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां। पहाड़ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल से लेकर के इधर कुमायूनी क्षेत्र, गढ़वाली, उत्तराखंड और फिर बिहार यूपी तक फैला हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां आप दर्शा सकते हैं। एक उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, जिसके तहत दोस्तों हिमाचली और कश्मीरी को रख सकते हैं आप। कश्मीरी में भी कई नाम है, दरद है, सीना है, चित्राली है, डोगरी है, कांगड़ी है, कई नाम हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली को रखते हैं। कुमाऊनी गढ़वाली को। ये जो गढ़वाली क्षेत्र है मसूरी, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र है, इसी के लिए आप दिन रात दिल्ली या शहरों में जाकर मेहनत करते हैं। और दोस्तों जो पूर्वी पहाड़ी है, पूर्वी पहाड़ी नाम से स्पष्ट है, पूर्वी क्षेत्र यानी नेपाली और गोरखाली। नेपाली और गोरखाली। दोस्तों यदि 5वें नंबर की उपभाषा की बात करें तो राजस्थानी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। और राजस्थानी हिंदी का जन्म किससे हुआ? राजस्थानी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? राजस्थानी अपभ्रंश से। कितनी बोलियां विकसित हुई? 4। क्या क्या? यदि पहली बात करें तो उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को नाम दिया गया दोस्तों मेवाती। अलवर वगैरह में बोली जाती है। दूसरे नंबर पर पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को ढूंढानी के नाम से जानते हैं। कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, इसीलिए इसे जयपुरी भी कहते हैं, है या ना दोस्तों। तीसरे नंबर पर पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी? पश्चिमी राजस्थानी। और ये पश्चिमी राजस्थानी कहाँ? मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में, इसीलिए इसे नाम दिया गया मारवाड़ी या जोधपुरी। मारवाड़ी या जोधपुरी। और दोस्तों चौथे नंबर पर दक्षिणी राजस्थानी।
कौन सी राजस्थानी? इसे ही मालवी कहा गया। क्यों? राजस्थान का दक्षिणी इलाका मालवा से सट जाता है, एमपी से, इसलिए उसे मालवी राजस्थानी। हाँ या ना? पूछा जा सकता है कि मीराबाई किस में रचना लिख रही थी? तो एक तरफ ब्रजभाषा में, पश्चिमी हिंदी की ब्रज में, और दूसरी तरफ राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी में। तो इनको उतारिए। इसके ठीक बाद हम लोग देखेंगे रचनाकार साहित्य के टॉपिक के साथ इन बोलियों को। अब देखिए, ये जो 5 उपभाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी उपभाषा से इनका जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी से ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी और खड़ी बोली। राजस्थानी हिंदी से मेवाती, ढूंढानी, मारवाड़ी, जोधपुरी और मालवी का। और पहाड़ी हिंदी से आप देख रहे हैं कुमाऊनी का, गढ़वाली का, नेपाली का, गोरखाली का जन्म हुआ। वास्तव में यही बोलियां मिलकर हिंदी भाषा समुदाय को जन्म देती हैं, इसलिए हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा किसका समुदाय है? बोलियों का। है या ना? तो दोस्तों, आर्य भाषा के 3 चरण विकसित हुए। प्राचीन आर्य भाषा जिसमें संस्कृत है, वैदिक, लौकिक। मध्यकालीन आर्य भाषा दूसरा चरण जिसमें 4 भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और आधुनिक आर्य भाषा कहने का अर्थ ये हिंदी की बोलियां, यानी हिंदी ही आधुनिक आर्य भाषा है। और इसके भी 3 चरण विकसित हुए। आदिकालीन हिंदी, हिंदी साहित्य अगर पढ़ेंगे तो आदिकाल में जो प्रयोग किया गया हिंदी। मध्यकालीन हिंदी यानी भक्ति काल और रीतिकाल में। और आधुनिक हिंदी भारतेंदु युग के बाद 19वीं शताब्दी से आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। इनको पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहले इतनी बातों को समझिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।